आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उठा के देखते हो तो वहां पे आपको एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है कि रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स, जो कि आपने कवर करनी होती हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये अहम है, ना सिर्फ आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए बल्कि आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर है उसके लिए भी अहम है। सो वन बाय वन हमने चीजें डिस्कस करनी है। 15 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। वो कौन से 15 पॉइंट्स हैं जो कि अहम है। सो ये जो 26th अमेंडमेंट की गई इसके बारे में अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो इसके तहत जुडिशरी को पर्टिकुलरली रिफॉर्म किया गया, उसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसको रिफॉर्म किया गया। इसके साथ साथ इस 26th अमेंडमेंट में कुछ नए राइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए। इसी के साथ साथ जो जुडिशियल पावर्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली कर्टेल किया गया। ये एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू है जिसको हमने डिस्कस करना है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ नए आर्टिकल्स भी इनकलकेट किए गए। सो यहाँ से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारी तरतीब जो सीक्वेंस होगी वो इस तरीके से होगी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। सो पहला जो पॉइंट है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। इस 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इस 26th अमेंडमेंट में दे इंट्रोड्यूस द आर्टिकल 9th ए। सो आर्टिकल 9th ए जो है ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इसके मुताबिक जो राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है वो हर पर्सन के पास है। सो एक तो ये पहला पॉइंट हो जाता है हमारे पास, इट वाज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सो जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द चेंजेस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। आर्टिकल 63 ए जो होता था उसके तहत जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते थे उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता था। और उस आर्टिकल 63 ए के तहत होता क्या था कि अगर आप पीटीआई के मेंबर हैं और अगर आप जो है पीटीआई के मेंबर के तौर पे आप सिलेक्ट होके आते हैं पार्लियामेंट में और फिर आप वोट दे देते हैं दूसरी पार्टी को, तो आपका जो वोट है वो डिसरिगार्ड कर दिया जाता था, आपका वोट काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन जो 26th अमेंडमेंट कराई गई है इसके मुताबिक जो वो वोट होगा वो काउंट होगा। अगर इन केस अगर पीटीआई का मेंबर अब अगर किसी पीएमएलएन के किसी पार्टी मेंबर को कोई वोट कर देता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन है या फिर कोई मनी बिल है जो कि पास करना है पार्लियामेंट में, तो पहले उसका वोट जो है काउंट नहीं होता था। लेकिन ऑनवर्ड्स आफ्टर द 26th अमेंडमेंट ये वोट जो है काउंट किया जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट और सेकंड जो था इट वाज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉज आर्टिकल 63 ए। सो जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। पहले ये होता था कि 2015 की रूलिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती थी उस पार्लियामेंट में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप चैलेंज कर सकते थे जाके कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की गई है अगर पार्लियामेंट में तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते थे। लेकिन आफ्टर द 26th अमेंडमेंट आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जाके आप उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, यानी कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था तो उसको आप चैलेंज कर सकते होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सो जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। इस 26th अमेंडमेंट के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएंगी और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी इनकी जो रूलिंग होगी वो फाइनल होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। यानी कि पहले क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है उसके पास हुआ करती थी, उसकी जो रूलिंग होती थी वो फाइनल होती थी, उसका जो से होता था, उसका जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। लेकिन अब जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उनकी डोमिनेंस आपको नजर आएगी ओवर द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द 26th अमेंडमेंट। सो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करें कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कंपोजिशन है वो किस तरीके से होगी, जो इसका भी एक सिमिलरली चीफ जस्टिस होगा जैसे कि आपको नॉर्मल कोर्ट्स में दिखाई देता है, ठीक है। सो इसका भी एक चीफ जस्टिस होगा और इस चीफ जस्टिस की जो एज होगी
वो होगी 68 ईयर्स, और इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगा। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है उसके बारे में हमने आगे, हमारा एक पॉइंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये तो हमारे पास जो है चौथा पॉइंट हो गया। जो पांचवा पॉइंट है हमारे पास, इट चेंजेस टू द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स, कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनमें कौन कौन सी चेंजेस इंट्रोड्यूस कराई गई, कौन कौन सी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट की कर्टेल की गई। अगर उसको हम डिस्कस करें तो पहली जो इंपॉर्टेंट पावर है वो है सो मोटो पावर्स, जिसको आप अज खुद नोटिस कहते हो। होता क्या था कि पहले कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई मैटर है या फिर कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड मैटर है जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही होती थी, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था वो अज खुद नोटिस ले लेता था। लेकिन अब क्या होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, जो फॉर्मल एप्लीकेशंस सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी सिर्फ उन्हीं केसेस को वो डील कर सकते हैं। अज खुद नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। ये तो एक पावर जो थी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास हुआ करती थी वो कर्टेल कर ली गई। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो पहले जो चीफ जस्टिस थे या फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी उसमें जो है आपको डोमिनेंस नजर आती थी। जजेस होते थे, जो जजेस की कमेटी होती थी उनकी डोमिनेंस होती थी, और फिर जो है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता होता था। लेकिन आजकल अब जो आफ्टर 26th अमेंडमेंट क्या होगा कि नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स होंगे, सेनेट के कुछ मेंबर्स होंगे, और ये जो मेंबर्स हैं इनको बेसिकली आप कह सकते हो कि ये है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके जो बनाया गया। ये कमीशन जो है ये अपॉइंट करेगा जज को, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें अब जो मेजर सॉर्ट ऑफ आप कहोगे कि डोमिनेंस होगी वो पार्लियामेंटेरियंस की होगी, कि पार्लियामेंटेरियंस अपॉइंट करेंगे अब जज को। एक तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस 26th अमेंडमेंट में। सो अगली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो थी इट वाज चेंजेस टू हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में क्या हुआ कि उनकी भी कुछ पावर्स को कर्टेल किया गया। पहले क्या होता था कि आर्टिकल 199 के मुताबिक जो हाई कोर्ट्स थी वो भी अज खुद नोटिस ले सकती थी। सो अज खुद नोटिस यानी कि जो सो मोटो की पावर थी वो हाई कोर्ट से भी कर्टेल कर ली गई। इसके अलावा हाई कोर्ट में क्या चेंजेस की गई कि एज ऑफ रिटायरमेंट जो थी जज की वो पहले 45 ईयर्स हुआ करती थी हाई कोर्ट के जज की, अब उसको कम करके 40 साल तक कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो और चेंजेस हाई कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराई गई, एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके तहत हर जो हाई कोर्ट का जज है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और ये एनुअली किया जाएगा। और कौन करेगा इसको इवैल्यूएट, वो करेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो इसको इवैल्यूएट करेगी। अगर किसी जज की कोई पुअर परफॉर्मेंस है तो इवेंचुअली उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोल ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास सारी पावर्स होंगी। वो आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करेगा, वो आपके हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। और ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसमें जो डोमिनेंस है वो पॉलिटिकल फिगर्स की है, यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स की, सेनेटर्स की, और था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी उसमें जजेस की डोमिनेंस नजर आती थी। सो वो डोमिनेंस अब आपको जो है नजर नहीं आएगी, क्योंकि आफ्टर 26th अमेंडमेंट वो डोमिनेंस जो है वो खत्म कर दी गई है। और यहाँ पे भी जो जजेस हैं दे कैन बी रिमूव्ड। पहले होता था कि जजेस को रिमूव किया जाता था मिसकंडक्ट के ऊपर, इनकैपेसिटी के ऊपर, लेकिन अब ऑनवर्ड्स आफ्टर 26th अमेंडमेंट जजेस को रिमूव किया जाएगा इनएफिशिएंसी की वजह से। सो ये एक नया पॉइंट है हमारे पास। सो 8 पॉइंट हमारे पास हो गए। सो जो नवा पॉइंट है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो क्या करेंगे, जो स्पेशल इश्यूज हैं, इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, इनके साथ जो है वो डील किया करेंगे। एक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हायरार्की। पहले क्या होता था, हायरार्की में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट बॉडी हुआ करती थी, उसके बाद एक जो है हायरार्की हमारे सामने आती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हायरार्की जो है उसको रिफॉर्म कर दिया गया। कैसे रिफॉर्म कर दिया गया है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के डिसीजन है दे आर बाइंडिंग डिसीजन। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता था वो फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन होता था, वहां पे जो डिसीजन हो गया उस डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के डिसीजन है दे आर बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं है।
और जितने भी पेंडिंग पिटिशंस पड़ी हैं, अपील्स पड़ी हैं या फिर रिव्यूज जो हैं अंडर आर्टिकल 199, वो सारी की सारी पेंडिंग पिटिशंस, अपील्स एंड रिव्यूज जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, यानी कि वो देखेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो डिसीजन मैंने कहा कि बाइंडिंग होगा, वो बाइंडिंग सिर्फ तब होगा जब पॉलिटिकल मैटर्स होंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अलावा अगर कोई मैटर होगा तो वो फिर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है हमारे पास, इट वाज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट जज ट्रांसफर्स। पहले क्या होता था, जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनके अगर ट्रांसफर किए भी जाते थे तो उनकी कंसेंट के मुताबिक किए जाते थे, लेकिन आफ्टर 26th अमेंडमेंट अब जो ट्रांसफर किए जाएंगे वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। एक और जो चीज इंट्रोड्यूस कराएगी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। 26th अमेंडमेंट ने ये एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट उसमें है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो एक इशू करेगा कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके मुताबिक जो है जो जजेस की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ चीफ जस्टिस टर्म, ये 14 पॉइंट है हमारे पास, और जो चीफ जस्टिस की टर्म है उसको फिक्स किया गया है 3 सालों के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो है जज जायरा उनकी कोई फिक्स नहीं थी कि कितने सालों के लिए आपने जो है सर्व करना है, लेकिन अब जो है उसकी जो टर्म है उसको भी फिक्स कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास 15वां पॉइंट है, एलिमिनेशन ऑफ रिबा, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसको खत्म करने के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई, और कहा गया कि जनवरी 1 2028 तक हमने जो है इंटरेस्ट, जो सूद का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने खत्म करना है। सो ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये तो अमेंडमेंट होगी। अगर हम इस अमेंडमेंट की रिपरकशंस देखें या फिर एनालाइज करें कि इसके असरात क्या आएंगे, तो जाहिर है इसके कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं और कुछ इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन आपने देखनी है तो पहली तो यह है कि स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, कि आपने पार्लियामेंट को जो है स्ट्रेंथन किया है, और पार्लियामेंट वो वाली बॉडी है जो जिनको बेसिकली लोग इलेक्ट करते हैं, और आपने क्या किया है, पार्लियामेंट को जो है सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन कर दिया ओवर जुडिशरी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जुडिशरी को आपने मोर अकाउंटेबल कर दिया टू द पब्लिक। एक सॉर्ट ऑफ ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अगर हम इसके पॉजिटिव्स में देखें तो। दूसरा जो पॉजिटिव है हमारे पास, ऑल्दो इसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हैं कि आपने किस तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया है इसको, लेकिन वो हमने बाद में डिस्कस करनी है। सो दूसरा जो पॉइंट है मेरे ख्याल से अहम है, वो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है। पहले जैसे कि एक जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसको आपने अपॉइंट करना होता था, लेकिन अब आपने क्या किया है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे वहां से आपने अपॉइंट करना है। सो वो जो सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी उसको आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ आप चले गए। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है हमें पॉजिटिव्स में, वो ये है कि आपने जुडिशियल ओवर रीच को जो है वो थोड़ा सा लिमिटाइज कर दिया है। पहले जुडिशरी क्या करती थी, इंटरवीन करती थी पार्लियामेंट में। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास किया गया तो जुडिशरी जो है उसमें इंटरवीन करती थी, ठीक है। सो वहां पे हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता था। सो अब क्या है कि आपने उनकी पावर्स को लिमिटाइज कर दी है, जो सो मोटो जो है पावर उनकी वो भी आपने कर्टेल कर ली है। तो एक ये हमारे पास पॉजिटिव इंप्लीकेशन हो सकती है। इसके अलावा जो एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का मैकेनिज्म, ये बेहतर है कि पहले जो है इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जाता था। बहुत सारे जो केसेस हैं वो डिले हो जाते थे। सो उस इनएफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए जो आपने मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया, इसको भी आप कह सकते हो कि ये एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रेमिफिकेशंस आपके लिए लेकर आएगा। The bill related to the environmental protection, it was very important because हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो इन्वायरमेंटल राइट्स की तरफ कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही क्लाइमेट चेंज की तरफ देते हैं। क्योंकि आप किसी भी अगर स्टेट को उठा के देखते हैं तो जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, इवन जब अमेरिका में भी हो रहे हैं, तो क्लाइमेट ये चीजें जो है मैनिफेस्टो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे ये चीज मिसिंग नजर आती थी। तो पार्लियामेंट की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लिए अच्छे असरात लेकर आएगा। इसके अलावा ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो है बेहतर तौर पे रिप्रेजेंटेशन की जाएगी वमेन की, माइनॉरिटीज की जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। तो ये जो है सॉर्ट ऑफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो पॉजिटिव्स थे, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव असरात भी आएंगे। और नेगेटिव असरात में जो सबसे पहला पॉइंट है वो इट इज रिलेटेड टू दी
पोटेंशियल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, कि जो पार्लियामेंट है उसी ने सबको अपॉइंट करना है, और पार्लियामेंट के जो केसेस हैं वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही देखे जाएंगे, यानी कि जिनको आपने खुद अपॉइंट किया है उन्होंने ही आपके फैसले सुनने हैं। तो देयर आर मोर चांसेस कि वो शायद आपकी विल के मुताबिक, आपकी विशेस के मुताबिक फैसले करें। तो ये पॉलिटिसाइज जो है कर दिया गया जुडिशरी को। एक तो ये हमारे पास नेगेटिव है। दूसरा ये कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको भी आपने वीक कर दिया। पहले क्या होता था कि जब भी ये एक सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म होता है रियासतों का आपस में, कि जुडिशरी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है पार्लियामेंट के ऊपर, कि कहीं कोई ऐसा बिल ना पास किया जाए जो अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अब वो वाला जो फिनोमेना था, क्योंकि आपने इतना वीक कर दिया है, सो अब जुडिशरी जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकती। और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि चेक एंड बैलेंस, सेल्फ अकाउंटिंग मैकेनिज्म कोई होना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए, वो हमने खत्म कर दिया। सो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है जो हमारी तरफ आएगी। और तीसरी जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन आएगी वो होगी, इट इज रिलेटेड टू द कम्प्लेक्सिटीज इन जुडिशियल ऑपरेशंस। हो सकता है कि आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनके जो डिसीजंस हैं उनमें सॉर्ट ऑफ कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा नजर, तो फिर वहां पे जो प्रोसेस है जुडिशरी का वो मजीद आपको कम्प्लेक्स होता हुआ नजर आएगा। सो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। मेरे ख्याल से ये 3-4 पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन वो मोर लाइकली आपको नजर आएगा आफ्टर द 26th अमेंडमेंट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।